हेलो बच्चों। तो क्या हाल है? ओके। तो आज की क्लास के अंदर हमारा टारगेट है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। हमारी सीरीज चल रही है सुपर 30 सीरीज। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 1 के अंदर। आज हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन देखने से पहले आप जो पार्ट 1 वाला है वो जरूर देख लो, क्योंकि पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट भी इनमें यूज होंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं C2 और C3 के बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सबसे पहला टारगेट है हमें पहचानना है C2 कार्बन कौन सा होगा, C3 कार्बन कौन सा होगा। तो उसके लिए तुम्हें इस टाइप के कंपाउंड्स की नंबरिंग करनी आनी चाहिए। इस टाइप के कंपाउंड्स कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने इस टाइप के कंपाउंड्स सीखे हैं। तो यहाँ की नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट साइड से होगी कि लेफ्ट साइड से होगी। तो देखो यहाँ पर हिंट देता हूँ मैं तुम्हें, अगर ध्यान से रखना, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी पूछा जाता है। इस टाइप की कंपाउंड जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर इसमें दो केस बनते हैं, केस 1, इफ डबल बॉन्ड दैट इज DB and triple bond that is TB are present in same positions में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहां से नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, फर्स्ट, और यहां से नंबरिंग करते हुए ट्रिपल बॉन्ड भी कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, फर्स्ट। ठीक है, देन नंबरिंग विल डन की जाएगी अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, या देन numbering will start from the side of double bond, इतनी बात समझ आ गई। अगर यहाँ से भी नंबरिंग करने में डबल बॉन्ड को और यहाँ से नंबरिंग करने में ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है, तो हमेशा किसकी साइड से नंबरिंग करेंगे, हम डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इस केस का एग्जांपल तो ये है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं नंबरिंग, यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, केस 2 का बता देता हूँ पहले, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए केस 2 भी बता देता हूँ पहले हाथ, ताकि आप लोग के लिए आसान हो। इफ, इसका एग्जाम्पल यही वाला है। केस 2 क्या कहता है, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैज डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की क्या होगी, डिफरेंट पोजीशन होगी। देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड whichever comes फर्स्ट, जो पहले आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज ये है। ठीक है, तो इसमें बच्चे गलती करते हैं, हमेशा केस 1 ही ध्यान रखते हैं और हमेशा इसमें भी नंबरिंग कर दोगे तुम इस साइड से, दैट इज 1 2 3 4 5 6, और एक गलत हो जाएगा। ठीक है, केस 2 बोल रहा है आपका इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैज डिफरेंट पोजीशन। तो डिफरेंट पोजीशन आपको दिख ही रही है। देखो, यहाँ से नंबरिंग करने में डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, सेकंड, और यहाँ से नंबरिंग करने में ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, फर्स्ट। तो डिफरेंट पोजीशंस है। देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड व्हिचएवर कम्स फर्स्ट, जो पहला आ जाए उसी की साइड से हमें नंबरिंग करनी है। मतलब हमें इस बार नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड की साइड से करनी है। तो इस केस में ये नंबरिंग फॉलो होगी। और इस वाले केस में अगर जब सेम पोजीशन है दोनों की, तब हमेशा हम डबल बॉन्ड की फ्रॉम द साइड ऑफ डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। फिर इनका IUPAC नेम वगैरह लिखना होता है, वो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर बात करूंगा डेफिनेटली। फिलहाल आप लोग को ये लॉजिक समझ आ गया होगा, ये तो इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लेना आप लोग। तो अब हमारा टारगेट है 2 और 3 कार्बन की हाइब्रिडेशन। तो 2 की क्या होगी, देखो यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये हाइब्रिडेशन निकालने के लिए रास्ता ये भी बताया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और लोन पेयर तो जनरली इन कंपाउंड्स में 0 ही होता है। ठीक है, तो टोटल इस कार्बन के अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, एक ये वाला सिग्मा, एक ये वाला सिग्मा, और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा। ये हाइड्रोजन है, ये भी जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ा होगा ना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp2।
सेकंड और थर्ड वाले के अक्रॉस कितने सिग्मा बॉन्ड है देखो, यहाँ पर सॉरी ये 2 है, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे और ऐसे लिख सकता हूँ, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो मतलब इसके अक्रॉस कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 और sp3। आगे बात समझ में, तो 2 और 3 कार्बन के बीच में हाइब्रिडेशन होगी 1 2 3, दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन इसकी sp2। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज हाइब्रिडेशन sp3। तो sp2 sp3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये CH3 नहीं होगा, ये CH2 होगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है। ठीक है, ओके, तो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ऐसे सबकी निकाल सकते हो। तो आप लोग का इसमें एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ मैं, अब बाकी कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट निकालो। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन। सल्फर को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन रेशियो 1:2। किस रेशियो में, 1:2 रेशियो में हम रिएक्शन करा रहे हैं टू गिव कंपाउंड एक्स। क्या मिल रहा है आपको, एक्स मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात, सल्फर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो डेफिनेटली सल्फर की वैलेंसी है जैसे 16 ग्रुप का है, तो देखो यहाँ HCl2 मत देखना, सल्फर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सल्फर टेट्राक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, HCl4, बैलेंस करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एक्स, HCl4 बनाते हैं। ठीक है, और HCl4 बन जाएगा। अब HCl4 जो बनेगा वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, फॉर्म एक्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स गिव्स सल्फर कंपाउंड, मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसमें वाटर डाल रहे हैं। और जैसे ही तुम HCl4 इट इज सल्फर टेट्राक्लोराइड में पानी डालोगे, वाटर डालोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, H2SO3। ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बना देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आप लोग को प्री ब्लॉक्स के अंदर सिखा रखी है। ऑल्दो अभी हमारे क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन की स्टाइल समझो और कॉन्सेप्ट समझो और डायरेक्ट ध्यान रखो कि सल्फर में क्लोरीन डालते हैं 1:2 में, HCl4 बनता है और HCl4 का हाइड्रोलिसिस करके तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब तुमसे बोल रहा है, और इसी को कंपाउंड क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। ठीक है, तो वाई बन गया। अब तुमसे बोल रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनाइन बाय, तो इसका एनाइन जो होगा उसका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको फॉर्मुलेस वगैरह रिएक्शंस वगैरह इसमें यूज होगी। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करना तो आप लोगों को आता ही होगा। ब्रेक किस किस में होगा, एक ये वाला पार्ट समझते हो ना, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, 2H पॉजिटिव और SO3 2- ये वाला ऊपर से जाएगा और इसके नीचे 1 है तो ये इधर आ जाएगा। ब्रेक करना हमने सीख रखा है पहले पार्ट के अंदर, 2H पॉजिटिव और 2SO3-। तो आपसे बोल रहे हैं स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन ऑफ एनाइन, तो इसका एनाइन ये बना है, दिस इज द एनाइन, दिस इज द कैटायन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आपको स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन बतानी है। तो चलो पहले हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। इसकी हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर सिखाया था, वैसे होता है। ठीक है, हाफ। और एक चीज ध्यान रखो, हमेशा जब भी आप वीडियो देखोगे पार्ट वाइज वीडियो देखना, बीच में से वीडियो देखोगे तो हो सकता है चीजें समझना है, क्योंकि मैंने इस स्टाइल में अरेंज करा है कि जो पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट है वही पार्ट 2 में आएंगे या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ये कॉन्सेप्ट है ये पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो वी कितना होगा, 6 प्लस कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, 0 - 0 प्लस एनाइन कितना है, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज कितना है, 2। तो कितना आ गया, 6 + 2 8/2 दैट इज 4। मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ गई इसकी, sp3 आ गई। और देखो हाइब्रिडेशन sp3 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, तो ज्योमेट्री क्या होगी, पिरामिडल ही होगी। ये भी हम लोगों ने काफी एक्सप्लेन करा था। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, SO3 2- का। हाइब्रिडेशन अगर sp3 होती है और अगर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, जनरल क्या होने चाहिए, जनरल स्टेट में 4 होने चाहिए टेट्राहेड्रल के लिए, पर अगर 3 होते हैं तो क्या ज्योमेट्री होती है हमारी, पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। वैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है sp3 एंड पिरामिडल, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ जिसको ये नहीं समझ आ रहा है वो पार्ट 1 देख ले, पार्ट 1 में ये पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन बोलते हैं। SO3 2 इस लिख भी देता हूं यहाँ पर, सल्फाइड आयन। इसको हम क्या कहते हैं, सल्फाइड आयन बोलते हैं। ठीक है, SO4 2 होता है उसको क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन बोलते हैं। SO3 2 को सल्फाइड आयन बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। आपके पास दे रखा है NO2 प्लस, आपको दे रखा है NO2 और आपको दे रखा है NO2 माइनस। ठीक है, 3 दे रखे हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन, इसको नाइट्रोनियम आयन और इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। लिख देते हैं, चलो नाम भी, नाइट्राइड आयन। ये हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हो गया आपका नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। नाउ अब क्या करना है आपको, इनका बॉन्ड एंगल बताना है। तो बॉन्ड एंगल बताना है, बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स क्या होगा। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए सबसे पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी ABC, सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ, तो NO2 प्लस की हाइब्रिडेशन निकाल रहे हो। NO2 प्लस की हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या आएगी, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू हाफ 5 + 0 - 1 + 0। ठीक है, ये होगी, ये आप लोगों को पीछे सिखा ही रखा है। 5 में से 1 गया 4, हाइब्रिडेशन 2 मतलब क्या आएगी, SP आएगी। ठीक है, NO2 की निकालते हैं, तो NO2 का क्या आएगा, देखो हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू हाफ 5 + 0 - 0 + 0 इट इज 5/2। ये 2.5 टाइप की है, 2.5 टाइप की हमने शायद नहीं करी थी कोई। हाइब्रिडेशन परफेक्ट आनी चाहिए, इट इज 2 3 4 ऐसा आना चाहिए। 2.5 तो हमने करा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। और NO2 माइनस का अगर निकालेंगे, NO2 माइनस का क्या आएगा, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू हाफ 5 + 0 - 0 + 1, कितना आएगा, 6/2 डेट इज 3 मतलब SP2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मतलब NO2 प्लस के SP, इसका स्टेरिक नंबर है आपका कितना, इसका स्टेरिक नंबर आता है 2, इसका स्टेरिक नंबर आता है 2.5 और इसका स्टेरिक नंबर आता है 3। ठीक है, 2.5 तो कोई हाइब्रिडेशन होती नहीं है, हाइब्रिडेशन 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। 2.5 क्यों आए ये भी बता देंगे, ये रेजोनेंस के कारण आते हैं। ठीक है, शायद नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस के अंदर आ ही रहा हो टारगेट, तो बता ही दूंगा। अब देखो क्या है, जब हाइब्रिडेशन SP होती है तो स्ट्रक्चर याद है आप लोग को, क्या होगा, पार्ट 1 के अंदर फिर से ये सब एक्सप्लेन करें। स्ट्रक्चर क्या होता है, यस, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, पता है ना। तो स्ट्रक्चर लीनियर क्या होगा, इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, किसका, इसका SP का। इसकी देखो NO2 है, SP2 है, तो ट्रायगोनल प्लेनर होती है। तो ट्रायगोनल प्लेनर, इस टाइप की ट्रायगोनल प्लेनर, एक बॉन्ड यहाँ पर भी होना चाहिए था, पर ये लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट का एग्जांपल है, एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचे रहते हैं। तो ट्रायगोनल प्लेनर होंगे, मतलब अगर बॉन्ड होता है तो ट्रायगोनल प्लेनर होती है, 120 डिग्री का एंगल होता है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण यहाँ क्या होता है, इसके कारण इसके बीच में आपका क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, और इसकी बॉन्ड एंगल हो जाती है, घट के कितनी हो जाती है, 115 डिग्री के अराउंड इसकी बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा। ठीक है, और NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये रेजोनेंस के कारण इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये कितना होता है, 134 डिग्री के अराउंड इसका बॉन्ड एंगल रहता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तीनों के तीनों। रेजोनेंस ऑल्दो NO2 माइनस में भी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, कह सकते हो। तो रेजोनेंस हो ही रहा है सब में, पर बिकॉज ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन या डिफरेंट स्टेरिक नंबर्स। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल बदल जाता है। तो इसका 180 है, इसका 134 है, इसका 115 है। तो सबसे ऑर्डर बताने सबसे ज्यादा किसका होगा,
NO2 प्लस का, NO2 प्लस से कम होगा NO2 का, और NO2 माइनस का। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किसके अंदर है? NO3 माइनस के अंदर, कार्बोनेट CO3 2 माइनस के अंदर, बोरेट BO3 3 माइनस के अंदर, या सल्फाइड SO3 2 माइनस के अंदर। ठीक है, आपको दे रखा है अलग अलग, इनमें से बताना है आपको आपके पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, तो देखो एक तो पहली बात आप डायरेक्टली क्वेश्चन का ऑप्शंस देख के भी बता सकते हो, कैसे वो पहले सिखाता हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली हम ज्यादा कुछ हमें परेशान नहीं होना, डायरेक्ट ऑप्शन देख के बता सकते हो कि कहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, क्या होगी वो बताऊंगा अभी बाद में। तो देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास केवल पी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पी पाई बॉन्डिंग होगी केवल। कार्बन ऑक्सीजन के पास भी केवल पी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ भी पी पाई होगी। बोरोन ऑक्सीजन के पास भी केवल पी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ भी पी पाई बॉन्डिंग होगी। पर सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर के पास इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है? पी ऑर्बिटल होता है। तो डीपी की पॉसिबिलिटी केवल इसी में तो होगी, तो डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा SO3 2 माइनस। बात समझ लो, बाकी जगह तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ये कैसे पता चलता है डी ऑर्बिटल? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आपको पता चल जाएगा कि वेदर डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट और नॉट। बात समझ लो, तो सल्फर के अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये अपना ऑक्टेट भी एक्सपेंड करते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। तो देखो ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है। सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके आउटर मोशन में 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ये क्या है? एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का एक एग्जाम्पल है। और एक्सपेंशन के कारण, एक्सपेंशन क्यों होता है? एक्सपेंशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस में एक्सपेंशन होता है, तो दैट्स व्हाई। तो सबसे पहले चार्ज देखो, तो कितने डी पाई बॉन्ड होंगे इसके, ये भी देख लो। तो देखो 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये वाला पहला वाला। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसने रख लिए, तो 7 8 ये पहला इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या करेगा? पी पाई बॉन्ड। तो दिस विल बी योर पी पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन को तो पी पाई बॉन्ड करेगा, और सल्फर का भी पी पाई बॉन्ड यूज होगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट से बढ़ने के लिए हमें डी ऑर्बिटल की जरूरत होगी, तो अब सल्फर के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, दोनों होंगे आपके पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ये वाला और ये वाला बॉन्ड। आई बात समझ में? पी पाई कौन सा ऑर्बिटल पार्ट होगा? ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, और सल्फर का कौन सा? डी ऑर्बिटल। तो ये दो बॉन्ड आपके पी पाई डी पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये दो होते हैं, पी पाई एक होता है, और 3 इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी होगी आपकी SO3 2 माइनस की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर? ओके। नाउ 15th आपको बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनेट है, CO3 2 माइनस है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने हैं। रेजोनेंस का मतलब तुम समझते हो, रेजोनेंस का क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होना रेजोनेंस। तो पहला स्ट्रक्चर जब बनाते हो लुईस स्ट्रक्चर, ये होगा आपका। तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ये 2 माइनस का मतलब क्या है? फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज के आने जो 2 माइनस आते हैं, -1 -1, दिस इज अ फॉर्मल चार्ज, है ना? या सिंपल शब्दों में ऑक्सीजन देखो एक जगह डबल बॉन्ड बना रहे हैं और 2 जगह डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो अब इसको घुमाते रहो, मतलब डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहो? डीलोकेलाइजेशन कराते रहो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो देखो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, तो अब ओ रहेगा, ये वाला ऑक्सीजन माइनस यहाँ आ गया, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ये। और सिमिलरली एक और हो सकता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ, थर्ड ऑक्सीजन के साथ आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमने घुमा लिया, 1 2 3 पॉसिबिलिटी थी, तो 3 जगह 3 स्ट्रक्चर्स बन गए। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे आपके? 3। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनेट्स आर 3।
ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लिख दिए गए हैं बोर्ड में। तो 15 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन कहता है आपको द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो 15 क्वेश्चन भी हमने रेजोनेंस पे किया था, 16 क्वेश्चन भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में बेस्ड है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत डाउट होती है कि भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा फिर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो। तो अच्छा, 15 क्वेश्चन जो हमने करा था एक बार थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। सपोज हमारे पास कार्बोनेट आयन था 15 क्वेश्चन में। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस टाइप का आपके लिए बनाया था। ठीक है, 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये पीछे 15 क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। तो जरा एक चीज देखो, तो तीनों के तीनों ये है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आरएस हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और साथ ही साथ ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इनको हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक में तकरीबन वैसे ही दूसरे में देखो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ओ है और 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, वही सेकंड वाले में भी है। एक डबल बॉन्ड हो, 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, वही थर्ड वाले में भी है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, इनको आइडेंटिकल नहीं बोलते, हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। आइडेंटिकल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में, पर यहाँ पर इस वाले में केवल सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता है तभी हम इसको आइडेंटिकल बोलते हैं। तो दे आर नॉट आइडेंटिकल बट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बात समझ आ गई? क्योंकि जो फर्स्ट में है सेम चीज वैसी सेकंड में दिख रही है, थर्ड में दिख रही है, बस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जो हमने डेफिनेशन बोली थी 15 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में जो स्टेबिलिटी होती है वो सब सेम होती है, तो बोथ है सेम स्टेबिलिटी, मतलब ऑल ऑफ 3 है सेम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स अगर होंगे, जो कि ये 3 है, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होती है? सेम होती है। पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं होंगे, जैसे हमें इस ऑप्शंस में दिख रहे हैं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। बात समझ लो? तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की ऑर्डर हमें निकालना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो, अब मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो इक्विवेलेंट नहीं होंगे उनका आखिरकार स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16, और एक कॉन्सेप्ट भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती बहुत सारे बच्चों से हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। और एक चीज और, कुछ स्टेप्स हैं, इसको आपको भी हर एक जैसे जिस स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे सपोज इसका पहला स्टेप बोलता है, या आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करनी है जो इक्विवेलेंट नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, तो पहले के अकॉर्डिंग देखना हमें पहला स्टेप है या पहला रूल है, रूल भी कह सकते हो, 3-4 रूल बताऊंगा, और इसको आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करवाना है अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, पहला रूल को सबसे पहले चेक करेंगे, फिर सेकंड रूल चेक करेंगे, थर्ड रूल, फोर्थ रूल। तो रूल वन कहता है greater is the pi bond, greater will be stability, ठीक है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी आपके पास उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज आपके पास ये है OH माइनस, और सपोज आपके पास ये है OH पॉजिटिव, और यहाँ माइनस आ गया सपोज। ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो जरा मुझे बताओ फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में दो अलग स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग में, ज्यादा पाई बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? तो सेकंड वाले में तुम्हें एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, पर फर्स्ट वाले में एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये ग्रेटर इज द पाई बॉन्ड, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। आगे बात समझ लें। तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है न्यूट्रल
न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज, सीधी सी बात है, सपोज ये आपके पास OH हो गया, ठीक है, ये आपके न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो गया, और एक ये वाला हो गया, सपोज ये है, ये लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट रूल क्या था, ग्रेटर द पाई बॉन्ड ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। तो पाई बॉन्ड इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो फर्स्ट रूल तो नहीं लगेगा। तो फिर हम बात करेंगे सेकंड रूल की। सेकंड रूल कहता है जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है, पर सेकंड वाले में आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब फर्स्ट वाला इज न्यूट्रल, मतलब दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। आई बात समझ में। रूल 3 कहता है, अगर रूल 3 होगा तो रूल 3 कहते हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड कंटेन नेगेटिव चार्ज। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज किस में ज्यादा स्टेबल होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ रूल 3 कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड कंटेन या हैव, कुछ भी बोल सकते हो आप, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज ये है ऑक्सीजन हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। एक मिनट टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। सपोज आ गया, फिर से बना देता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, दिख रहा है सभी को। ठीक है, तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड कंटेन नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो पहला रूल लगाओगे, पहला रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे तो पाई बॉन्ड इसमें दोनों में सेम ही है, तो नहीं बता पाओगे। सेकंड रूल, जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। देख लो न्यूट्रल कोई भी नहीं है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव है, सेकंड रूल भी नहीं लगाओगे। तो थर्ड रूल कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बार यहाँ पर कार्बन के ऊपर है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। और तुम जानते हो ऑक्सीजन और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, यस ऑक्सीजन होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, ऑर्डर पता है तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये जनरली ऑर्डर है, ध्यान रखना आप लोगों ने, फॉर्म करके याद रखोगे आप लोग। नाउ रूल नंबर 4 कहते हैं अगर सब कुछ सेम होगा, बस में जब डबल बॉन्ड भी होगा, जैसे सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं फोर्थ का, पॉइंट्स बाद में बना दूंगा। सपोज ये आपके पास O पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और सपोज ये है आपके पास फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहता है ये, और यहाँ पर सपोज यहाँ नेगेटिव आया। ठीक है, तो फोर्थ ये है, देखो इसमें सब कुछ सेम ही दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कोई भी रूल नहीं लग पाएगा। डबल बॉन्ड देखो कितना है, फर्स्ट रूल लगोगे तो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तीनों में दोनों में 3 3 डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज देखो, सेकंड न्यूट्रल कोई नहीं है, दोनों चार्ज है, और थर्ड नेगेटिव चार्ज कार्बन में है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कार्बन में है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में, तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में। तो मतलब रूल 3 भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि दोनों ही केस में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस केस में क्या लगाओगे, तो इस केस में रूल नंबर 4 लगता है डिस्टेंस। देखो यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ी कम होगी, पर यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर अनलाइक चार्जेस है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो डिस्टेंस कम होने से क्या होता है, यहाँ पर मोर अट्रैक्शन हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी, मतलब इन दोनों के केस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ज्यादा स्टेबल होगा।
और अगर बाय द वे लाइक चार्जेस होंगे प्लस प्लस होता तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होता। मतलब अनलाइक चार्ज के लिए अगर डिस्टेंस कम वाला स्टेबल है तो डेफिनेटली लाइक चार्ज के लिए डिस्टेंस ज्यादा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया, ये भी आप लोग अपने आप लिख लेना। तो ये 4 रूल्स बता दिए मैंने आपको स्टेबिलिटी के। अब यही रूल्स का यूज करके मैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ। जो क्वेश्चन बहुत टफ लगता है आखिरकार वो केवल इन्हीं रूल्स में बेस्ड है और इन्हीं रूल का यूज करके बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये रूल्स नोट कर लेना, बाद में बात समझ आ गई। क्या है, पहला रूल ग्रेटर पाई बॉन्ड होने चाहिए तो ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड रूल कहता है कि न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनमें से किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और फोर्थ रूल कहता है कि सब कुछ सेम होगा तो जो डिस्टेंस होगा चार्ज के बीच में, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे डिस्टेंस कम होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बात समझ में, यहाँ अनलाइक चार्जेस थे, डिस्टेंस यहाँ कम है, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल। ओके, नाउ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। नाउ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले मैं चलो यहाँ लिखे हुए हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट में यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, चलो ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखो फर्स्ट में पहला रूल क्या था, हमें पाई बॉन्ड चेक करने हैं, तो पाई बॉन्ड चेक करते हैं। फर्स्ट में कितने पाई बॉन्ड है, 2। सेकंड में कितने पाई बॉन्ड है, 1। थर्ड में कितने पाई बॉन्ड है, 1 2। और फोर्थ में कितने पाई बॉन्ड है, 1। तो अब तो तुम्हें समझ थोड़ा आ ही गया होगा, ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, फर्स्ट और थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड एंड फोर्थ। इतनी तो बात क्लियर है, क्योंकि इनमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें 1 पाई बॉन्ड है। चलो अब सेकंड रूल लगाते हैं चार्ज वाला। तो देखो चार्ज फर्स्ट वाला भी चार्ज है, सेकंड थर्ड फोर्थ सारे चारों पे चार्ज है, न्यूट्रल कोई भी नहीं है, तो सेकंड रूल नहीं लगेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो देखो फर्स्ट में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सबसे ज्यादा फर्स्ट और थर्ड को पहले कंपेयर करना है हमें, क्योंकि ये डेफिनेटली सेकंड और फोर्थ से ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। फर्स्ट में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और थर्ड में नाइट्रोजन के ऊपर देखो क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, थर्ड होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब बचे सेकंड फोर्थ, तो सेकंड फोर्थ को चेक करते हैं चार्ज वाला ऑर्डर लगा के। तो देखो सेकंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड कंटेन नेगेटिव चार्ज, रूल नंबर थर्ड। तो सेकंड और फोर्थ में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड होगा, और फिर कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ, दिस विल बी योर ऑर्डर। आगे बात समझ में। तो इस टाइप का लॉजिक लगा के आप बहुत इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो आप कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कहता है सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिसॉल्व इन वाटर। तो पानी में डिसॉल्व कौन करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा। जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन कौन से, केवल 3 ही बनाते हैं, ध्यान रखना, ओनली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो ऊपर लिखे थे, केवल ये 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इनके अलावा कोई नहीं बनाता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओनली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, बॉन्ड इज कॉल्ड the bond formed is called hydrogen bond। ठीक है, जैसे सपोज H2O है, H2O का स्ट्रक्चर ये होता है, आप लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, और ये H2O है,
ठीक है। तो जब एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा। अच्छा, एक चीज और, दिस इज नॉट एन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये खुद का मॉलिक्यूल है। दिस इज एन सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। ये आपका कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड ही है। तो जब एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बात समझ आ गई? फिर ये दो टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। जो ये है, ये इंटरमॉलिक्यूलर टाइप का है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यही एग्जांपल है, और डेफिनेशन भी इंटरमॉलिक्यूलर की ये सेम है जो ऊपर लिखी है। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, दिस इज योर इंटरमॉलिक्यूलर, और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, या फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इस टाइप का होता है। तो ये देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और उसी का हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा। सो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ओके, तो नाउ बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिसॉल्व इन वाटर। जो पानी में डिसॉल्व होगा, तो पानी में वही डिसॉल्व हो जाएगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो देखो, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो अभी बताया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल कौन कौन बनाते हैं? जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इनमें से देख लो किसमें प्रेजेंट है, ये बताओगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, बाकी यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ फ्लोरीन है या कार्बन है, ये तो नहीं बनाते हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगेन सेम, ये भी किसमें बेस्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेस्ड है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, लिख भी देता हूं पॉइंट, ये आप लोग बाद में नोट कर लेना। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल क्लोरोफॉर्म, कौन ऐसे स्ट्रक्चर बता देते हैं? एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा एसीटोन का स्ट्रक्चर। इथाइल अल्कोहल का क्या होगा? C2H5OH, ऊपर था। डाइथाइल ईथर क्या होगा? C2H5O, दिस इज डाइथाइल ईथर। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH, Cl3, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। तो इन चारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है? यही वाला बनाता है, ऊपर भी था, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सबसे क्या है? ज्यादा है। और इनफैक्ट अब तुम सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये नहीं बनाता है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी घट जाती है, ठीक है। इसका आंसर आपको जो एल्कोहल कीटोन वाले चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ एकदम डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखो, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स कैन हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ओके, नाउ 19 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है आपको, क्या क्या आपके पास? HF, HCl, HBr और HA। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी? तो डेफिनेटली HF में। बोला था ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और फिर HCl, HBr, HA में, अब देखो इनमें तो किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ना HCl में है, ना HBr में है, ना HA में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अब हमें दूसरे फैक्टर देखने पड़ेंगे। दूसरा फैक्टर क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस। ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मतलब सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मोर द वैन डर वाल्स फोर्सेस, मोर द बॉइलिंग पॉइंट। जितना वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। और वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा कहाँ होता है? जहाँ मॉलिक्यूल बड़ा होता है। वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा कहाँ होगा? मॉलिक्यूल बड़ा। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन तो सब में सेम ही है, इतना साइज का। क्लोरीन का साइज यहाँ पर इतना होगा, ब्रोमीन का इतना होगा और आयोडीन का इतना होगा।
तो सबसे ज्यादा साइज कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होंगी, सबसे ज्यादा होंगी। तो इसीलिए HI का HBr से और HCl से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मोर द वैन डर वाल्स फोर्सेस मोर द बॉइलिंग पॉइंट, एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा कहाँ होती है, जहाँ साइज बढ़ता है। तो HF का तो सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका किसके कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण। इसके बाद किसका होगा, HI का, HI के बाद HBr का, और HBr के बाद आपका होगा HCl का। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, मैं लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा HCl, फिर HBr, फिर HI, और सबसे ज्यादा होगा किसका, HF का। वाई, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ओके, तो ये 19 क्वेश्चन हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 कहता है करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसमें बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन फजान्स रूल। किसमें बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन फजान्स रूल पे बेस्ड है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर फजान्स रूल क्या होता है, तो मैं पहले फजान्स रूल समझाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर लोगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करे हुए। ठीक है, तो फजान्स रूल क्या कहता है, फजान्स रूल बताता है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो बताने के लिए ये रूल आया है, दैट इज फजान्स रूल। ठीक है, कैसे बताते हैं, तो ये बोलता है अगर कोवेलेंट कैरेक्टर उन कंपाउंड्स का ज्यादा होगा, उन मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा जिनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या होती है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ये कहा था फजान्स ने, ये कहा था फजान्स ने कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब अगर ज्यादा कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, या एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब सवाल है कि सर ये होता क्या है, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन सबसे पहले समझते हैं। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है एबिलिटी ऑफ कैटायन, एबिलिटी ऑफ कैटायन। कैटायन क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, बात समझ लो। कैटायन की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द नियर बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आसपास के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द नियर बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, दैट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। मतलब कोई कैटायन होगा वो आसपास के एनायन को या इलेक्ट्रॉन को कितने स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा, वही होती है उसकी पोलराइजिंग पावर। तो यहां से आप बोल सकते हो, तो सोचो जरा, चार्ज में क्या डिपेंड करेगा, अगर 3 कैटायन, मतलब सपोज आपके पास है Na+, Mg2+ और Al3+, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, डेफिनेटली इसका चार्ज ज्यादा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। बात समझ आ गई। और साइज के बीच में अगर बात करते हैं, सपोज सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, 3 कैटायन है आपके पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो जरा मुझे बताओ इनमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, तो डेफिनेटली जितना साइज छोटा होगा, छोटा साइज के कारण क्या होगी, चार्ज डेंसिटी कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ खींच सकता है। समझ लो, क्योंकि न्यूक्लियस पास है, जितना साइज बढ़ता रहेगा तो नया जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए न्यूक्लियस जो सेंटर में रहता है वो क्या होता रहेगा, दूर होता रहेगा। बात समझ लो। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्मॉलर, दैट इज स्मॉलर एंड दैट इज लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर पोटेशियम की होगी। इतनी बात समझ आ गया। क्योंकि छोटा साइज है, छोटा जो होगा
कैटायन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्लोज है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे वो न्यूक्लियस से क्या होंगे, क्लोज। बट अगर बड़ा होगा तो जरा सोचो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया है, तो इसलिए वहां खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो, पोलराइजिंग पावर को मैं पीपी बोल दे रहा हूँ सपोज टू लेके, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पीपी ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। दो फैक्टर्स में डिपेंड कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना बाद में। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज जितना ज्यादा है पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा है, और साइज जितना कम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम में सबसे कम छोटा लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, तो साइज जितना कम है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा है। ठीक है, नाउ पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू इट्स नियर बाय कैटायन, आसपास के कैटायन को अपना इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, इज नोन एज पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो अब ये भी तुम समझते ही हो, सपोज तुम्हारे पास है Cl माइनस, ठीक है, SO4 सल्फेट SO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस, सपोज ये है, या फिर और सिंपल रखना है तो Cl माइनस O2 माइनस N3 माइनस, ये हो गया सपोज। तो जरा बताओ मुझे इनमें से सबसे ज्यादा पोलराइजिबिलिटी किसकी होगी, तो डेफिनेटली जिसमें ज्यादा चार्ज है वही तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखे हैं, तो पोलराइजिबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो। और अगर इसकी बात करते हैं FCl Br I सेम ग्रुप में है, सबके ऊपर चार्ज अगर सेम है, तो साइज देखो सबसे ज्यादा इजीली कौन देगा, जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा ना, रेदर देन डोनेटिंग। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो मतलब ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, पर फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो ये बाहर को नहीं डोनेट करेगा, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा। पर आयोडीन का न्यूक्लियस से ज्यादा कहाँ बाहर को डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए पोलराइजिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयोडीन की होगी। तो यहां से तुम बना सकते हो पोलराइजिबिलिटी is directly proportional to charge and also directly proportional to size of anion। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के, पर कैटायन का चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फरजान रूल, तो आप लोग इसको नोट करो और इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, तो इतना ध्यान रखना है। फिलहाल हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख देता हूँ, और अगर जितना पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन या पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही मेरा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, मेरा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। चलो मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास LiCl, आपके पास LiCl और NaCl और BeCl2। सबसे पहली बात देखो, तो इसको कैटायन के बेसिस में बताओगे कि एनायन के बेसिस में, तो जो डिफरेंट होता है उसी के बेस में, क्योंकि एनायन तो सब में देखो Cl माइनस है, तो एनायन के बेसिस में तो हम बता ही नहीं पाएंगे, तो इसको मैं एनायन के बेसिस में नहीं बता पाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी एनायन मिटा ही दी है। ठीक है, एनायन के बेसिस में नहीं, तो कैटायन क्या क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका Li+, इसका बनेगा Na+, और इसका बनेगा क्या, Be2+, ऐसे ही बनते हैं, ये बनेगा। तो अब जरा बताओ क्या है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किसकी ज्यादा होगी, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा। चार्ज देख लो, इसमें 2+ है, इसमें 1+ है, इसमें 1+ है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, BeCl2 की। और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर कैटायन की होगी उतना ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर, और उतना कम क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर क्या होता है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, BeCl2 का होगा कोवलेंट कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। क्वेश्चन में कोवलेंट कैरेक्टर ही बोल रहे हैं, तो इसमें चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा होगा। इन दोनों में चार्ज क्या, दोनों में सेम है, +1+1 है, तो चार्ज सेम है, तो सेकंड फैक्टर के लिए साइज यूज करेंगे। तो साइज बताओ, लिथियम और सोडियम में साइज छोटा किसका होता है, लिथियम का साइज छोटा होता है, तो साइज जिसका छोटा पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर जिसकी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा। तो किसका ज्यादा होगा, LiCl का होगा, और LiCl से किसका होगा, NaCl का और कम होगा। तो दिस विल बी योर ऑर्डर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C। आगे बात समझ में कि
किस तरीके से हमने सॉल्व करा, पहले हमने चेक करा चार्ज, इसमें सबसे ज्यादा चार्ज था तो डेफिनेटली इसका सबसे ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर। इन दोनों का चार्ज सेम है तो इनका दूसरा फैक्टर हमने साइज चेक करा। साइज, लिथियम का साइज छोटा होता है, हम ये बता चुका हूँ मैं, ये आपस में इन्वर्सली रिलेशन होता है इनका, मतलब छोटा साइज का पोलराइजिंग पावर ज्यादा और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसीलिए लिथियम का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और उसके बाद सोडियम का होगा, तो इसलिए ऑर्डर मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, बजाज रूल का यूज करके हम निकालते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, डाइपोल मैंने सिखाया था, वो क्या यूज करते हैं, डाइपोल में निकालते हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखना, कोई भी बॉन्ड ना तो प्योरली कोवलेंट होता है ना तो प्योरली आयनिक होता है, हर बॉन्ड में थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा आयनिक कैरेक्टर मिलता है, और फजास रूल का यूज करके हम किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर पार्ट 3 में मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।